इमेजिन करो कि आपको एक घर लेना है। चूंकि आप उसे अभी फुल कैश पेमेंट पर नहीं ले सकते हो, तो आपने डिसाइड किया कि आप होम लोन लोगे। एंड इसके लिए आपने होम लोन लिया। आपने सब कुछ केयरफुली कैलकुलेट किया कि आपकी टोटल सैलरी कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं, एंड आप कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। तो सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ लॉक हो गया। आपकी सैलरी इतनी आई, आपके एक्सपेंसेस इतने होते हैं, इसके बाद आप इतनी ईएमआई पर मंथ पे कर सकते हो। ठीक है। एंड आपने एक होम लोन ले लिया, आपने उससे घर खरीदा एंड आप घर में सेटल हो चुके हो। फर्स्ट ईयर स्मूथली सब कुछ अच्छे से जा रहा है, सेकेंड ईयर सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन थर्ड ईयर में अचानक से आपके पास मैसेज आता है दैट योर ईएमआई हैज़ बीन इंक्रीज्ड। देन सडनली आपकी जो ईएमआई है वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर बैंक ने आपके पास मैसेज भेजा है दैट योर लोन टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड। मतलब आपका जो लोन का जो टेन्योर है, जो आप लोन को पे करने वाले हो, चाहे वो 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, वो जो टाइम पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। वो 10 साल का था, अब वो बढ़ करके 12 साल हो चुका है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ना तो आपने कोई भी पेमेंट मिस की, ना ही आपने कोई न्यू लोन लिया, और ना ही आपने कोई भी चेंजेस किए। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड बैंक में कॉल करते हो और पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो बैंक से आपको एक सिंपल आंसर मिलता है, सर योर लोन इज लिंक्ड टू अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड द रेट हैज़ इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले इस बात को समझो। देखो, जो लोन है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जहां पर इंटरेस्ट रेट सेम है, तो उसकी वजह से जो ईएमआई है वो बिल्कुल सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। एंड सेकेंड वन होती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जहां पर जो ईएमआई है वो चेंज होती रहेगी। एंड इंडिया में मोस्टली जो लोन्स होते हैं, स्पेशली होम लोन्स, वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होते हैं। इसका मतलब है आपकी जो ईएमआई है वो डिपेंड करती है कि इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट इस वक्त क्या है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ईएमआई क्या होती है। ईएमआई स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो जब हम कोई लोन लेते हैं, लाइक होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो उसके साथ भाई लोन का क्या मतलब है, मैंने किसी से पैसे को उधार लिया, तो उस पैसे को जब मैं उधार के जो पैसे को जब मैं पे करूंगी, तो उस पैसे के साथ साथ जो मैं इंटरेस्ट भी उस पर पे करती जा रही हूँ। तो इस जो टोटल इंटरेस्ट के साथ मैंने उसे जो अमाउंट पे किया, उस अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक छोटे छोटे इक्वेटेड मंथली चंक्स में बांट दिया जाता है। तो जब हम अपने एक सिंगल ईएमआई की भी पेमेंट कर रहे होते हैं, उसमें दो कंपोनेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो हम बेसिकली जो हमने लोन लिया है उसको तो हमें पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट कंपोनेंट, मतलब कि जो लोन हमने लिया है उस पर हम एक ब्याज भी पे कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कि आज आपको 1 लाख रुपए की नीड थी, तो आज आपने किसी ए नाम के पर्सन से 1 लाख रुपए उधार ले लिए। ठीक है, तो आपने उसे बोला कि मैं तुम्हारे पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो तेरे 1 लाख रुपए हैं मैं तेरे को हर महीने 10-10 हजार रुपए पे करूंगा पूरे 1 साल तक। अब 1 साल में 12 महीने होते हैं, हर साल वो दे रहा है 10-10 हजार रुपए, तो टोटल वो उसको पे कर रहा है 1,20,000 हजार रुपए, और उसने उधार लिए थे 1 लाख रुपए। तो जो हर महीने जो 10-10 हजार रुपए पे कर रहा है, इसको बोलेंगे ईएमआई, क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट था, टोटल प्रिंसिपल था, टोटल जो इंटरेस्ट था, उन सबको उसने छोटे छोटे इक्वल मंथली चंक्स में, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसने ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके थ्रू वो उसकी पेमेंट कर रहा है। तो इन वाली जो पेमेंट्स होती है, इनको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई। सो ईएमआई का फॉर्मूला ये है, डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला। यहाँ पर जो चीज़ें मैटर करती है उसे समझो। यहाँ पर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर कर रही हैं। P स्टैंड्स फॉर लोन अमाउंट, प्रिंसिपल, कि भाई आपने कितना अमाउंट लोन पर लिया है। R स्टैंड्स फॉर रेट, कि जब आपने वो लोन उधार पर लिया है तो उसकी रेट क्या है, आप कितने इंटरेस्ट रेट पर आपने उस लोन को उधार पर लिया है। एंड N टाइम, टेन्योर, कि आपने कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए इस लोन को लिया है। सो इन सब में से इकोनॉमी में जो चीज़ चेंज हो सकती है वो है इंटरेस्ट की रेट। ठीक है, अब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल रेट इकोनॉमी में अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा। 10,000 रुपये अपने आप 20,000 या 15,000 रुपये नहीं बन जाएंगे। जो टाइम है भाई, टाइम 10 साल का है, तो 10 साल में पहले भी 1 साल में 12 महीने थे, अब भी 12 महीने हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो इकोनॉमी में चेंज हो सकती है, एंड इसकी वजह से आपकी जो ईएमआई है इसको ये अफेक्ट करेगा। सो इंटरेस्ट रेट में एक छोटा सा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी आपकी ईएमआई को पूरी तरीके से घटा या बढ़ा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज किस प्रकार से होती है, फिर क्यों होती है। देखो, जो इंडिया में इंटरेस्ट रेट है वो लार्जली इन्फ्लुएंस होती है आरबीआई के द्वारा। अब पहले आरबीआई को थोड़ा समझते हैं। आरबीआई स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इसको बैंकर्स का बैंक भी कह सकते हैं। इट इज बैंकर्स बैंक, इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये सुप्रीम बैंक है इंडिया का। जहाँ पर जो ये कमर्शियल बैंक है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई, ये सब सिटीजन से
पर्सनली डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। भाई मैं SBI में जा सकती हूँ, HDFC से मैं पर्सनली कनेक्ट कर सकती हूँ, ICICI में जा सकती हूँ, लेकिन RBI से हम पर्सनली नहीं जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो ये RBI है ये बिहाइंड द सीन्स काम करता है और मनी फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि जो इकोनॉमी है वो स्मूथली वर्क कर सके। वैसे तो ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसके बारे में हम और वीडियोस में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए इसके मेजर क्वांटिटेटिव टूल्स में से एक टूल है रेपो रेट। मतलब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट पर, मतलब एक इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये RBI से पैसे को उधार लेते हैं। मान के चलो कि जो कमर्शियल बैंक है उस कमर्शियल बैंक को नीड हुई 1 करोड़ रुपए की, तो उस टाइम पर RBI ने उसको 1 करोड़ रुपए उधार पर दे दिए एंड इंटरेस्ट रेट थी, मतलब जो रेपो रेट थी वो थी 6%। कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं 6 लाख रुपए, लेकिन अब RBI ने रेपो रेट बढ़ा करके कर दी 7%, तो अब कमर्शियल बैंक को पे करने होंगे 7 लाख रुपए। तो मतलब कि उनका जो 1 लाख का बर्डन है वो एक साथ बढ़ गया क्योंकि RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या हुआ? बैंक्स की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब पैसे को उधार लेने पर जो कॉस्ट आ रही थी, अब जो वो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब जो वो बैंक है वो क्या करेगी? क्योंकि अब बैंक को लिए गए लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो अब बैंक क्या करेगी? जिस लोन को उसने दिया है वो उस लोन पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, वो वहाँ से भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगी। वो कोई अपनी पॉकेट से तो पे करेगी नहीं RBI को, तो वो क्या करेगी? जो उसने जिस रेट पर उसने अपने कस्टमर्स को लोन दिया हुआ है उस रेट को वो इंक्रीज कर देगी। तो अब जब हमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? जो EMI है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इमेजिन करो कि राहुल है एक पर्सन, उसका काम है लोगों को ब्याज पे पैसा देना जिससे उसकी अर्निंग होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि राहुल के पास अनलिमिटेड पैसा है एंड उस पैसे के खदान में से उसने पैसा निकाला एंड लोगों को ब्याज पे दे दिया एंड उससे उसकी अर्निंग हो रही है। अब राहुल क्या करता है? जैसे ही लोगों को पैसे की नीड होती है वो बैंक से पैसे को लोन पे लेता है एंड उन पर्सन को वो दे देता है। अब मान लो किसी पर्सन को नीड हुई 10 लाख रुपए की, तो बैंक से उसने 6% की रेट पर लोन लिया 10 लाख रुपए का एंड उस सामने वाले पर्सन को उसने 8% की रेट पर दे दिया। तो राहुल को बैंक को लोन पर इंटरेस्ट देना है 60,000 रुपए, लेकिन उसने जिस पर्सन को लोन दिया है उस पर्सन से उससे इंटरेस्ट लेना है 80,000 रुपये। लेकिन अब बैंक ने क्या किया? बैंक ने इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके कर दिया 8%। तो अब उसे बैंक को पे करना है 80,000 रुपये और 80,000 रुपये ही उसे आ रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा? वो जो जिस इंटरेस्ट रेट पर उसने पैसे को उधार दिया है उस इंटरेस्ट रेट को वो भी इंक्रीज़ कर देगा ताकि उसका भी उसमें प्रॉफिट होता रहे। तो उसने भी उस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर करके 10% कर दिया। तो इस प्रकार से बैंक्स काम करते हैं। तो अब आ जाओ अपनी EMI पर, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने बात की थी कि 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट लोन होते हैं, फिक्स्ड रेट लोन एंड फ्लोटिंग रेट लोन। अब अगर जो लोन है वो फिक्स्ड रेट पर है, मतलब फिक्स्ड रेट लोन है, तब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि इसमें जो लोन की जो रेट है वो अनचेंज रहेगी, इसमें कभी भी कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा, आप चैन की नींद सो सकते हो। लेकिन अब हमारा जो लोन है वो है फ्लोटिंग रेट, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो मूव करती रहेगी RBI के द्वारा सेट की गई इंटरेस्ट रेट पर। सो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कोई क्यों ही फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को चूज़ करेगा जब उन्हें पता है कि इस पर इंटरेस्ट रेट कभी भी बढ़ सकती है, हमारी EMI कभी भी इंक्रीज हो सकती है, या फिर हमारा लोन टेन्योर कभी भी इंक्रीज हो सकता है। तो फिर हम क्यों ना फिक्स्ड रेट लोन को ही चूज़ कर लें, चैन की नींद सोएं। इसका नंबर 1 रीजन होता है फ्लोटिंग रेट्स आर ऑलवेज चीपर एट द स्टार्टिंग टाइम। अगर बैंक ने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया है तो इसमें बैंक्स का रिस्क कितना बड़ा है ये देखो। आफ्टर ऑल वो एक रेट को लॉक करने जा रहे हैं 15, 20 या 30 सालों तक के लिए। कोई नहीं जानता कि इतने सालों में इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इस रेट को कवर करने के लिए बैंक्स एक प्रीमियम चार्ज करती है फिक्स्ड रेट पर। सो फिक्स्ड रेट लोन जो होता है वो टिपिकली हाई होता है 1.5 से 3% की रेट से फ्लोटिंग रेट लोन से। सो मानकर चलो कि आप होम लोन ले रहे हैं एंड इस पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है 9%, तो इसी सेम लोन पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो सकती है इसी सेम लोन के लिए 11% या 11.5%। तो ऐसे में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सस्ता ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि 2% का डिफरेंस का मतलब भी है बहुत एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ पे करना। इसका नंबर 2 रीज़न होता है, भाई मानकर चलो कि RBI हर बार रेपो रेट को बढ़ाएगी थोड़ी ना, वो कभी कभी इसको कट डाउन भी कर सकती है, मतलब कभी कभी जो रेपो रेट है वो डिक्रीज़ भी होगी। अब जब रेपो रेट डिक्रीज़ हुई तो बैंक्स ने भी जो वो लोन दिया हुआ था उस लोन पर भी जो रेट है इंटरेस्ट की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट लोन है, वो मूव करता रह रहा है RBI के द्वारा सेट की गई रेट्स पर। तो अब जब RBI ने जब रेपो रेट को डिक्रीज़ किया तो बैंक्स ने हमारी उस लोन पर दी गई रेट को भी डिक्रीज़ कर दिया। तो इससे हमारी जो EMI है वो कम भी हो सकती है, या फिर हमारा जो लोन का जो टेन्योर है वो कम हो गया।
तो अब हमें या तो कम EMI पे करनी पड़ेगी या फिर हमारा लोन टेन्योर कम हो रहा है। एंड नंबर थर्ड रीजन होता है जीरो फोरक्लोजर पेनल्टीज। बाई लॉ मतलब लॉ के द्वारा RBI ने बैन किया हुआ है कमर्शियल बैंक्स को कि यदि कोई पर्सन अपने लोन को प्रीपेमेंट करना चाहता है, मतलब अगर उसका जो लोन है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है और वो उसकी प्रीपेमेंट करना चाहता है इस लोन की, तो आप उस पर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते हो। मानकर चलो कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए का एंड आप हर महीने 10 साल तक पे करते रहोगे बैंक को 10-10 हज़ार रुपये, तो ओवरऑल एक साल में आपने पे कर दिए 1,20,000 रुपये एंड 10 साल में हो जाएंगे 12 लाख रुपये। 10 लाख के लोन पर आप पे कर दोगे 10 साल में 12 लाख रुपये। लेकिन मान के चलते हैं कि 6th ईयर में क्या होता है, आपकी या तो सैलरी अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है या फिर आपको कोई बोनस मिलता है या फिर कहीं ना कहीं से आपको ओवरऑल प्रॉफिट होता है। तो आप इस लोन की मतलब 2 साल 3 साल 4 साल तक की जो लोन है जो आप अगले 4-5 साल तक पे करने वाले हो, इसमें से आप 2 से 3 साल तक की प्री पेमेंट करना चाहते हो, तो उस पर आपको जो ब्याज है वो पे नहीं करना है। भाई 3 साल का जो लोन बन रहा था, आपने कहा कि मेरे इस लोन को आप प्री पेमेंट पहले ही ले लो ताकि इस पर मेरे को कोई भी इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो जो आपका 2 साल का लोन रह गया है। लेकिन यदि आपका जो लोन है वो है फिक्स्ड रेट पर, फिक्स्ड रेट लोन होता है, तो बैंक्स क्या करते हैं, वो 2 to 3% की पेनल्टी चार्ज करते हैं। लेकिन यदि जो हमारा लोन है वो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर, तो इसमें कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार भी लोग फ्लोटिंग रेट लोन को लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो जो ये आपकी जो बढ़ी हुई EMI है ये कोई रैंडम नहीं है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा है। सो हमेशा अज्यूम करके चलना EMI लेने से पहले कि आपकी जो EMI की रेट है वो इंक्रीज़ हो सकती है, इसलिए पहले ये जानो कि जो EMI हम ले रहे हैं उस पर जो लोन है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर है फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर, एंड हमेशा एक बफर रेडी करके रखें।